सरला एक विधवा थी जो लोगों के घरों में काम किया करती थी। मोनू, मैंने खाना बना दिया है, तू खा ले और स्कूल चला जा। और स्कूल से सीधा घर आना, अपने उन आवारा दोस्तों के साथ घूमना मत। हाँ माँ, ठीक है। सरला सुबह सुबह घर से निकल जाया करती थी। उसके बाद मोनू उठकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकलता था। घर से बाहर निकलते ही उसे उसके दो लफंगे दोस्त मिल जाया करते थे। अरे मोनू, आज तूने इतना टाइम क्यों लगाया रे? तुझे तो बोला था ना आज जल्दी जाना है। रास्ते में उस आम के पेड़ पर आम तोड़ते हैं। हाँ, मुझे भी पता है, पर किसी के पेड़ पे आम तोड़ना भी तो चोरी है ना? ऐसा किसने बोला तुझे? जो पकड़ा गया वो चोर। अपन लोग आम तोड़ेंगे और वहाँ से 9-11 हो जाएंगे। अरे, पर हमारी वजह से उस पेड़ के मालिक को तो नुकसान होगा ना? होने देना, अपन को क्या? अपन तो बस मीठे मीठे आम खाएंगे। अब तो फालतू का ज्ञान मत बांट, चल हमारे साथ। पप्पू और बंटी मोनू को उस आम के पेड़ के पास ले गए। पेड़ पर बहुत सारे पके हुए आम टंगे थे। अपन ऊपर चढ़कर आम फेंकेगा, फिर तुम दोनों जमा लेना। ठीक है। पप्पू कंपाउंड वॉल के सहारे पेड़ पर चढ़ गया और पके हुए आम तोड़ने लगा और नीचे खड़े बंटी और मोनू आम जमाने लगे। पप्पू ने कई सारे आम तोड़ लिए और फिर बंटी ने देखा कि एक आदमी डंडा लेकर उसी ओर आ रहा है। अरे पप्पू, नीचे उतर, लगता है पेड़ का मालिक आ गया। अरे बाप रे! पप्पू फट से जमीन पर कूद गया और फिर तीनों भागने लगे। कुछ दूरी तक उस आदमी ने उनका पीछा किया और फिर वो थक कर रुक गया। तीनों दौड़कर पार्क में पहुँचे। क्या मजा आया ना? मुझे लगा था वो आदमी हम सब की बहुत पिटाई करेगा। उसके पास कितना बड़ा डंडा था, अगर एक भी मारता तो हमारा क्या हाल होता। अरे मोनू, तू बहुत फट्टू है। देख, हमने उसके पेड़ से इतने आम तोड़े, वो हमको पकड़ पाया क्या? जो पकड़ा गया वो चोर, उसने अपन को नहीं पकड़ा, मतलब अपन ने चोरी नहीं की। बिल्कुल, चल अब मीठे मीठे आम खाते हैं। तीनों दोस्त मिलकर मीठे मीठे आम खाने लगे। मोनू को पता था कि ये गलत है, पर उसे आम बहुत पसंद थे और उसकी माँ उसे आम खरीद कर नहीं दे सकती थी। आम खाकर वो लोग स्कूल पहुँचे। स्कूल गेट पर उन्होंने रोहन को देखा। रोहन के पापा पुलिस कांस्टेबल थे। उनकी कमाई ठीक ठाक थी और इसीलिए रोहन के पास बाकी बच्चों से ज्यादा चीजें थी। रोहन हमेशा अपना स्मार्टफोन का दिखावा करता था। अरे दोस्तों, तुम लोगों को फ्री फायर गेम खेलना है क्या? नहीं। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गया, तुम लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो तुम लोग गेम्स खेल भी नहीं सकते। तेरे पास है ना, तो तू अपने स्मार्टफोन पे गेम खेलता बैठ और अब यहाँ से निकल, समझा? रोहन हमेशा इन तीनों को सताने के बहाने ढूंढता था। रोहन की बातें मोनू को अच्छी नहीं लगती थी। तू इसका मत सोचा कर। हाँ, गंदा है ये। मोनू स्कूल में और स्कूल के बाद भी यही सोच रहा था कि काश उसके पास भी एक स्मार्टफोन होता। और स्मार्टफोन का सपना देखते देखते मोनू सो गया। अगले सुबह सरला ने मोनू को उठाया। आज रविवार था। सरला और मोनू दोनों की छुट्टी थी। अरे माँ, आज तो सोने दो। अब क्या सूरज सर पर आ जाएगा तब उठेगा? थोड़ी देर में उठता हूँ माँ। सरला ने आखिर मोनू को उठा ही दिया। कुछ देर में मोनू चाय पीने बैठा। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने जा रहा हूँ। ठीक है, दोपहर तक लौट आना। हाँ, आ जाऊंगा। अच्छा सुन,
तेरे दोस्त मतलब बंटी पप्पू तो नहीं ना? माँ, तुम बेफिजल ही उन्हें बोलती रहती हो। दोनों बहुत अच्छे हैं। नहीं बेटा, वो बच्चे अच्छे नहीं हैं। किसी को भी उल्टा जवाब देते हैं, चोरी करते हैं। उनके साथ रहेगा तो तू भी खराब हो जाएगा। तू उनके साथ बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है माँ, नहीं रहूंगा। अब मैं चलता हूँ। मोनू ने अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा। वो अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में पहुंचा और तीनों मिलकर करतब करने लगे। पप्पू और बंटी करतब कर रहे थे। तभी मोनू का ध्यान झाड़ियों में चमक रही एक चीज पर पड़ा। मोनू ने वो चीज उठाई तो वो एक स्मार्टफोन था। लगता है किसी का फोन गिर गया। बंटी और पप्पू उसके पास आए। स्मार्टफोन नहीं, आईफोन है। अरे वाह, तेरी तो निकल पड़ी। तू स्मार्टफोन के लिए तड़प रहा था ना, भगवान ने तुझे आईफोन दे दिया। लेकिन ये मेरा थोड़ी है, ये तो किसी और का है। हमें ये इसके मालिक को लौटाना चाहिए। अबे गधे, तुझे मिला है तो तेरा हुआ ना। भगवान ने ये तुझे दिया है तो ये तेरा है, समझा? आईफोन में तो कमाल के गेम्स होंगे। बंटी और पप्पू उस आईफोन में गेम्स खेलने लगे और फिर वीडियोस देखने लगे। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए। अब मुझे घर जाना चाहिए, माँ इंतजार कर रही होगी। अरे ये लेके जा तेरा आईफोन। पप्पू ने वो आईफोन मोनू को दे दिया। मोनू को आईफोन बहुत पसंद था, इसलिए उसने वो रखने का सोचा। रास्ते भर वो आईफोन को निहार रहा था। मोनू आईफोन लेकर घर गया और उसने आईफोन घर में छुपा दिया। तेरे लिए तेरे मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। हाथ पाँव धोकर आजा। आया माँ। मोनू खाना खाने बैठ गया। उसने अपनी माँ को उस आईफोन के बारे में नहीं बताया था। वो जानता था कि उसकी माँ उसे बहुत डांटेगी। खैर, उसने जैसे तैसे पराठे खा लिए। अरे ये क्या, तूने तो एक ही पराठा खाया है। हाँ माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों? बस यूं ही। ठीक है, भूख लगे तो वापस खा लेना। मैं बाजार जा रही हूँ राशन खरीदने। तू घर का ख्याल रखना। जी माँ। सरला के जाते ही मोनू ने वो आईफोन निकाला और आईफोन पर गेम खेलने लगा। मोनू बहुत खुश था। कुछ देर बाद उसके दोनों दोस्त भी उसके घर आए और वो तीनों साथ में मिलकर आईफोन चलाने लगे। अब कल तू ये आईफोन लेकर स्कूल आना। उस रोहन की तो जलकर खाक हो जाएगी। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि सरला घर आई। सरला को देखते ही मोनू ने आईफोन चादर के नीचे छुपा दिया। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? होमवर्क लेने आए थे आंटी। बस बुक लेकर चले जाएंगे। पप्पू ने मोनू की एक किताब ली और दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाते ही सरला मोनू पर बरस पड़ी। तुझे कितनी बार कहा है इन लोगों से दूर रह। किताब लेने आए थे माँ। तू नहीं जानता बेटा, तेरे मामा के भी ऐसे ही दोस्त थे। तेरे मामा बहुत अच्छे थे, पर जब उनके दोस्तों ने कहीं चोरी की तो पुलिस तेरे मामा को पकड़ कर ले गई और उस दिन से हमारे पूरे खानदान को बुरा समझते हैं। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो। नहीं चाहती कि इन दोनों की वजह से पुलिस तुझे भी पकड़ कर ले जाए। पुलिस का नाम सुनकर मोनू डर गया। उसने रोते हुए अपनी माँ को वो आईफोन दिया और सब कुछ बता दिया। मैंने चोरी नहीं की माँ। किसी की चीज बिना उन्हें बताए लेना चोरी ही है। नहीं माँ, मैं चोर नहीं हूँ। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। तभी वो आईफोन बजने लगा। सरला ने फोन उठाया। जी, मैं बाजार के निचली गली से बोल रही हूँ। ये फोन मेरे बेटे को रास्ते में मिला था। हाँ, आ जाइए।
कुछ देर बाद फोन का मालिक फोन लेने पहुंचा। सरला ने उसे वो फोन लौटा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आजकल कौन किसी की चीज कहाँ लौटाता है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया बेटा। वो आदमी अपना आईफोन लेकर चला गया। सरला ने गुस्से से मोनू की ओर देखा। वो अब भी उससे नाराज थी। मोनू ने कई बार माफी मांगी, पर सरला ने एक ना सुनी। आखिर रात को मोनू जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो, तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। उन दोनों लफंगों ने तुझसे चोरी करवा दी मोनू। आज के बाद तू उन दोनों लफंगों के साथ हरगिज नहीं रहेगा। वो दोनों जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद उनके साथ नहीं रहूंगा। सरला ने मोनू को माफ कर दिया। मोनू ने अपना सबक सीख लिया। उस दिन के बाद मोनू कभी पप्पू और बंटी के साथ नहीं रहा। उसने अपनी बुरी संगत छोड़ दी। एक गांव में मोतीचंद नाम का एक सेठ रहता था, जो मोतियों का व्यापार करता था। लेकिन वो बहुत कंजूस स्वभाव का और क्रूर स्वभाव का था। उसकी कंजूसी के कारण उसकी पत्नी और नौकर उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, सेठ मोतीचंद का नौकर सत्तू रसोई में सेठ मोतीचंद की पत्नी विमला के लिए चाय बना रहा था। तभी मोतीचंद रसोई में आ धमका। ये सुबह सुबह रसोई घर में क्या कर रहे हो तुम सत्तू? वो मालिक, मालकिन ने अपने लिए चाय बनवाई थी, बस वही बना रहा था। क्या चाय? लेकिन अभी 1 घंटे पहले ही तो तुम्हारी मालकिन ने चाय पी थी। मुझे उन्होंने बोला चाय बनाने के लिए, तो मैं चाय बनाने आ गया। मेरी पत्नी मुझे बर्बाद करके रख देगी। इसको क्या पता कि दूध कितना महंगा हो गया है। अभी मैं इसकी खबर लेता हूँ। और सुनो, इस चाय को बनाना बंद करो। लेकिन मालिक, मैंने चाय में चीनी और पत्ती डाल दी है। अगर दूध नहीं डाला तो चीनी और पत्ती बेकार जाएगी। सत्तू की बात सुनकर मोतीचंद पैर पटकता हुआ अपनी पत्नी के पास चला गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ विमला? तुम दोबारा चाय बनवा रही हो? अरे चाय ही तो बनवा रही हूँ पतिदेव। आपकी 10 बीघा जमीन पर कोठी नहीं बनवा रही हूँ। तुम्हें पता भी है विमला कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। दूध, चाय की पत्ती, चीनी, ये सब पहले कितना सस्ता आता था और कितना महंगा हो गया है अब। तुम्हें बचत करनी चाहिए। और कितनी बचत करूं? साल में पहले 5 साड़ियां पहनती थी, फिर 3 और फिर 1, और उसके बाद वो भी खत्म। 3 साल से एक ही साड़ी लगातार धो धो कर पहन रही हूँ मैं। कितनी बार बोला आपको कि मुझे एक नई साड़ी दिलवा दीजिए, लेकिन अब तो चाय पीने को भी दिक्कत होने लगी है। मुझे नई साड़ी क्या खरीद कर दोगे आप? तभी वहाँ पर मोतीचंद का नौकर बिरजू सेठ हीराचंद के साथ वहाँ पर आ गया। सेठ हीराचंद के हाथों में हीरे और मोती से जड़ा हुआ एक कलश था। सेठ हीराचंद मोतीचंद को वो कलश देते हुए बोले, मैं तुम्हारी दुकान पर गया था मोतीचंद। वहाँ तुम्हारे नौकर बिरजू ने मुझे बताया कि अभी तक तुम दुकान पर नहीं आए। लेकिन अच्छा है कि तुम घर पर ही आ गए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस हीरे और मोतियों से बने कलश को बहुत अच्छे दामों में बेचूंगा। मैंने शहर में बात भी की है। मैं आज ही इसे शहर में जाकर बेच दूंगा। 2 दिन बाद इसकी कीमत तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। सेठ हीराचंद बिरजू के साथ वहाँ से चले गए। मोतीचंद वो कलश सत्तू को पकड़ाते हुए बोला, इस कलश को मेरे कमरे में संभाल कर रख दो। तब तक मैं अपने पड़ोसी और बिजनेस पार्टनर मोहन को बुला कर लाता हूँ। वो भी मेरे साथ शहर चलेगा। सत्तू उस कलश को सेठ मोतीचंद के कमरे की अलमारी में रखाया, मगर वो नहीं जानता था कि उस कमरे में बिरजू पहले से ही छिपा हुआ था। बिरजू कलश चुराकर खिड़की से ही बाहर चला गया। मोतीचंद अपने पार्टनर मोहन के साथ वापस आया। जाओ वो कलश ले आओ। मगर सत्तू जैसे ही कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे में कलश मौजूद ही नहीं था। वो समझ गया कि कोई चोर खिड़की के रास्ते से कमरे में आया था। सत्तू अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक, कलश चोरी हो गया। दिमाग तो ठीक है तेरा। 5 मिनट में कलश चोरी कैसे हो सकता है?
सीधी तरह से बता कि कलश को तूने कहाँ छुपाया है। मैंने कुछ नहीं किया मालिक, लगता है कोई पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था। खिड़की खुली थी या तूने पहले से ही चोर के लिए खिड़की खोल रखी थी? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी भी हाल में कलश चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो मोतीचंद, मारो इसे, ये मार खाकर ही बोलेगा। तू मेरे घर में बरसों से नौकरी कर रहा है, इसीलिए तुझे अभी पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। कल सुबह तक अगर तूने मुझे कलश नहीं लाकर दिया तो तुझे और तेरी पत्नी बिंदिया को जेल में सड़वा दूंगा। सत्तू रोता हुआ अपने घर वापस चला गया। घर पर जाकर रोते हुए वो अपनी पत्नी को अपने साथ हुई सारी घटना बताता है। अब हम क्या करेंगे? इतना महंगा कलश उस सेठ को कहाँ से लाकर देंगे आप तो जानते ही हैं ना कि सेठ मोतीचंद कितने क्रूर स्वभाव के हैं। वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। आधी रात होते ही सत्तू अपनी पत्नी बिंदिया के साथ एक नाव में बैठकर वहाँ से जाने लगा कि तभी एक तेज हवा का झोंका नाव को दूसरी दिशा में बहा कर ले गया। कुछ देर बाद जब धुंध छटी तो सत्तू और बिंदिया की नाव एक जंगल में खड़ी हुई थी। वो जंगल रात के अंधेरे में भी दिन की तरह रोशनी से जगमगा रहा था। सत्तू और बिंदिया नाव से उतरकर उस जंगल को हैरानी से देखने लगे। उस जंगल के सभी पेड़ों पर पत्तों की जगह हीरे और मोती लटक रहे थे कि तभी उन दोनों के कानों में किसी की आवाज टकराई। कौन हो तुम दोनों और इस मोतियों के जंगल में क्या कर रहे हो? सत्तू और बिंदिया के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसके वस्त्र हीरे और मोती से जगमगा रहे थे। ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो? ये मोतियों का जंगल है और हम यहाँ के वासी हैं। इस जंगल के बारे में तो पृथ्वीवासी नहीं जानते, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? सत्तू ने पूरी घटना उस व्यक्ति को बता दी कि वो कैसे इस जंगल तक पहुँचा। समझ गया, तुम्हें मोतियों के जंगल के राजा ने बुलाया है। सिर्फ उसी के पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी भी पृथ्वीवासी को यहाँ बुला सकता है। चलो मेरे साथ। कुछ ही देर में सत्तू और बिंदिया उस जंगल के राजा के सामने खड़े थे। मैं मोतियों का राजा हूँ, जहाँ भी मोती और हीरे होते हैं मैं उस जगह के बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारे साथ बुरा हुआ है सत्तू। दरअसल चोरी तुमने नहीं बल्कि मोतीचंद के नौकर बिरजू ने की है। मुझे पहले से ही उस पर शक था, लेकिन आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं मेरे बारे में? क्योंकि जिस स्थान पर मोती और हीरे होते हैं मुझे उस स्थान का सब कुछ दिखाई देता है। तुम्हारे लिए एक चौंकाने वाली बात यह है सत्तू कि चोरी करवाने वाला तुम्हारा मालिक मोतीचंद ही है। राजा की बात सुनकर सत्तू और उसकी पत्नी बिंदिया की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन मालिक चोरी क्यों करवाएंगे बिरजू से? क्योंकि सेठ मोतीचंद की नीयत उस कलश को देखकर खराब हो गई थी, इसीलिए उसने तुम्हें जानबूझकर मोती का कलश दिया और बिरजू के हाथों चुरवा दिया। अगर तुम वहां से नहीं भागते तो मोतीचंद तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को आज रात ही मरवा डालता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? पुलिस इस बात पर कभी यकीन नहीं करेगी कि मोतीचंद ने अपने ही घर में चोरी करवाई। सत्तू, तुम एक निर्धन व्यक्ति हो और तुम्हारी दुनिया में निर्धन व्यक्ति पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तुम यहाँ से जितने चाहे हीरे और मोती ले जा सकते हो। इन्हें बेचकर तुम अमीर बन जाओ और जब तुम अमीर बन जाओगे तो तुम्हारी बात पर हर कोई यकीन करेगा। राजा ने सत्तू को ढेर सारे हीरे और मोती दे दिए। सत्तू दूसरे शहर में जाकर उन सबको बेचकर बहुत अमीर हो गया। कुछ समय बाद सत्तू पुलिस को लेकर मोतीचंद के घर पर पहुंच गया। मोतीचंद सत्तू को नहीं पहचान पाया। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ही सेठ हीराचंद के कलश को चुराया था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मुझे पहचाना सेठ मोतीचंद? तुमने तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर मुझे अपने घर से भगा दिया था और रात में मेरा और मेरी पत्नी का खून करवाने का तुमने इरादा भी कर लिया था। सेठ मोतीचंद की आंखें फटी की फटी रह गई।
वो पहचान गया कि सामने खड़ा दूसरा सेठ कोई और नहीं बल्कि उसका नौकर सत्तू ही है। तू इतना अमीर कैसे हो गया सत्तू? इसको तुम कभी नहीं जान पाओगे मोतीचंद। अब तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में ही बीतेगी क्योंकि बिरजू ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। तभी कुछ पुलिस वाले बिरजू को लेकर वहां आ गए। बिरजू नजरें नीची करके वहां पर खड़ा होकर बोला, मेरा कोई दोष नहीं है। सेठ जी ने ही मुझसे चोरी करवाई थी और वो कलश बेचकर सारा पैसा हजम कर गए। और सेठ हीराचंद को यही लगा कि कलश सत्तू ने चुराया था और वो रात में गांव छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बिरजू और मोतीचंद को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। धर्मपुर नाम के गांव में घनसू किसान रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ शांति पूर्वक जीवन बिता रहा था। किसान होने के नाते वो हर साल फसल बेचकर अपना घर चलाता था। त्योहारों के समय घनसू ज्यादा मेहनत करता और अपने परिवार को खुशी से रखने की कोशिश करता। एक बार बारिश न होने की वजह से गांव वालों को खेती में भारी नुकसान सहना पड़ा। अरे दीपाली, कहाँ गई? कुछ खाने का इंतजाम हुआ या आज भी सूखी रोटी खाकर सोना होगा? आज का इंतजाम तो हो गया है। आज मैंने दाल चावल बनाया है, साथ में आपके पसंद का रायता बनाया है, लेकिन कल का कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। रात का खाना खाकर घनसू सुबह खेत में चला गया। घनसू खेत में जाकर खेत में जमे हुए घास निकालने की सोचता है। अरे बारिश हो नहीं रही, ऊपर से ये खेत पर बेमतलब की घास उग रही है। मैं इन्हें अभी निकाल फेंकता हूँ, इससे आने वाली फसल अच्छी हो जाएगी। अरे ये क्या कर रहे हो घनसू भाई? घास निकाल रहे हो? अरे फसल तो होगी नहीं तो कम से कम ये घास गाय और भैंस के लिए रहने दीजिए। अरे गाय और भैंस को कोई कमी नहीं है, उन्हें भरपूर चारा सारे ही खेतों से मिल रहा है। कमी तो हम जैसों को है। अब तो बारिश भी नहीं हुई। अरे कोई ना कोई उपाय तो हम निकाल ही लेंगे इस चीज का। इतना कहकर कल्लू वहाँ से चला जाता है। घनसू खेत में फिर से घास काटना शुरू कर देता है। घास काटते वक्त घनसू को खेत में दबा हुआ एक खंजर दिखाई देता है। घनसू उसे निकालने की कोशिश करता है। अरे ये खंजर यहाँ कैसे खेत में दबा हुआ नजर आ रहा है? घनसू उस खंजर को निकालकर अपने थैले में रख लेता है। घनसू घास काटकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी दीपाली से कहता है, अरे भाग्यवान कहाँ हो? ये देखो मुझे आज खेत में क्या मिला, यहाँ आओ। ओहो, ऐसा क्या मिल गया जो इतने खुश हो? देखो ये मिला है मुझे, खंजर बहुत कीमती दिखाई पड़ता है। खंजर छोड़िए, कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। हमारे पास कल रात का दाल चावल ही रखा हुआ है, जो अभी के लिए तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे क्यों ना मैं इस खंजर को बाजार में बेचाऊं? इससे हमारे हफ्ते भर के अनाज का इंतजाम हो जाएगा। आपने बात तो अच्छी कही, लेकिन ये खंजर हमारी किस्मत का मिला सामान है। इसे हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तुम्हारी बातें एकदम सच्ची हैं, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दीपाली और घर की खाने की समस्या देखकर घनसू खंजर को बाजार में बेचने जाता है। बाजार जाकर घनसू लोहे और लोहे के कामगारों के पास खंजर को बेचने लगता है। भैया, मुझे इस खंजर के कितने रुपए मिलेंगे? दिखाइए जरा। आप इसे कहीं से चुरा के तो नहीं ला रहे? अरे किसान हूँ, चोर नहीं। मैं इसे कहीं से चुरा के या किसी से छीन कर नहीं ला रहा। ये मुझे मेरे खेत में दफन मिला है। दुकानदार उस खंजर को ध्यान से देखकर घनसू से कहता है, ये दिखने में तो बहुत पुराना है। इसके मैं तुम्हें 2000 से ज्यादा पैसे तो नहीं दूंगा। ठीक है, तुम मुझे इसके 2000 ही दे दो। दुकानदार घनसू को 2000 रुपए में खंजर बेचकर अपने घर के लिए राशन और कुछ सामान ले जाता है। ये देखो भाग्यवान, मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं अपने घर के पूरे 2 हफ्ते का राशन और कुछ घर का सामान ले आया हूँ।
अब हमारे 2 हफ्ते बहुत अच्छे गुजर सकते हैं। तुम्हारी लॉटरी तो नहीं लग गई? इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आ गए? मैंने वही खंजर बाजार में जाके लोहार को बेच दिया। उसने मुझे पूरे 2000 रुपए दिए। घनसू ने सारी बात दीपाली को बताई और इत्मीनान से खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन वो खेत में जाकर घास काटने लगा और वहाँ उसे फिर वही खंजर जमीन में धंसा हुआ मिला। अरे ये क्या, ये तो वही खंजर है। ये यहाँ कैसे आया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये संभव नहीं हो सकता। घनसू खंजर को खेत से निकालकर अपनी पत्नी दीपाली के पास लेकर चला जाता है और हैरान होकर उससे कहता है, ये देखो, मुझे फिर से वही खंजर हमारे खेत में मिला। ये वही खंजर है जिसे मैं कल बाजार में बेच कर आया था। ये कैसे हो सकता है? ये हमारे खेत में फिर से कैसे आ सकता है? कहीं ये जादुई खंजर तो नहीं? मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये शायद कोई सपना है। कल ही मैं इतना सारा सामान इसे बेच कर लाया। इसकी वजह से कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। तो मैं इसे फिर से बेच दूं? हमारे पूरे महीने का राशन हमारे पास आ जाएगा और हमें कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। दोनों पति पत्नी आराम की जिंदगी बिताएंगे। नहीं, अब हम इस खंजर को नहीं बेचेंगे। दीपाली की बात मानकर घनसू खंजर को एक बक्से के अंदर छुपाकर रख देता है। देर रात उस बक्से से एक रोशनी आना शुरू हो जाती है। वो रोशनी इतनी तेज होती है कि रात में भी उन्हें दिन जैसा लगता है। सुनिए जी, उस बक्से में से रोशनी आ रही है। ये जरूर उस खंजर की रोशनी है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इन्हें बातें करता हुआ देखकर उस बक्से से आवाज आना शुरू हो जाती है। बक्सा जोरों से हिलने लगता है। ओए माँ, भागो यहाँ से, ये बक्सा तो हिलने लगा। भूत, भूत! रुक जाओ, बक्सा खोल कर देखते हैं, जरूर कोई बात होगी। घनसू जाकर उस बक्से को खोल कर देखता है। हट जाइए वहाँ से, कहीं कोई अपशगुन न हो जाए। घनसू और दीपाली की बात सुनकर वहाँ पर उनका पड़ोसी कल्लू भी आ जाता है। अरे क्या हुआ दीपाली बहन, इतनी रात को ये कैसा हंगामा? वो देखिए, वहाँ पर हमारे बक्से से रोशनी और कुछ आवाजें आ रही है। इसमें से तो कोई आवाज नहीं आ रही। जरूर आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है, वरना ऐसा कभी हो सकता भला? इतना कहकर कल्लू वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बक्से से आवाज आती है। मैं वहाँ से कैसे बचकर आया, मैं तुम दोनों को बताता हूँ। दोनों पति पत्नी डर जाते हैं और बक्से से पीछे हट जाते हैं। ठहर जाओ, भागो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अरे कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे खेतों की सदियों से रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे पुरखों के समय से, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? क्या चाहते हो तुम हमसे? क्या चाहता हूँ? तुम दोनों क्या चाहते हो? तुम दोनों ने मुझे उस लोहार के पास बेच दिया। अरे तो हम और क्या करते, हमारे पास और कोई काम था ही नहीं। घनसू और दीपाली इस बात को समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो गया। तुम हमसे चाहते क्या हो? यही कि तुम मुझे फिर से अपने खेत की दाईं तरफ गाड़ दो, और कमाल देखो, तुम्हारी तरक्की होगी। इससे तुम्हारे खेत पहले से ज्यादा उपजाऊ और सटीक हो जाएंगे। सुनिए जी, इस जादुई खंजर को वहीं गाड़ दीजिए, इससे हमारे घर की तरक्की हो जाएगी। खंजर की बातें सुनकर घनसू ने उस खंजर को अपने खेत की दाईं तरफ गाड़ दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी की मानो किस्मत ही बदल गई हो। पूरे धर्मपुर गांव में उन दोनों का बोलबाला हो गया। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था, मेहनत और सत्य की राह पर चलने से हमारा जीवन बदल जाएगा। दोनों पति पत्नी अपनी आगे की जिंदगी को और अच्छे और शांति पूर्वक जीते हैं।